इसको और ज्वाइन कर रहे हैं, तो इधर डिसएडवांटेज हम लोग लिख दिए थे पहले तो छोटे छोटे पॉइंट है डिसएडवांटेज, क्योंकि हम लोग को नंबर लेना है एग्जाम में, और डिसएडवांटेज जो छोटे होंगे उनको पहले लिख लें। पहला बात है कॉस्टली, एक्सपेंसिव। देर होता है कंप्लीट होने में, है ना। वो जो है बहुत सारे उसमें डिले होते हैं कंप्लीट होने में। और जो है हम लोगों को इधर में फिर क्या क्या है, और जो है इसमें एक और आज नया वर्ड लिखेंगे, बुक वाला वर्ड है फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट मतलब उसको टुकड़े टुकड़े में बांट देना। एक नदी में जगह जगह डैम बना के उसके पानी को रोक दिया और गेट से छोड़ रहे हैं, तो वो हम लोग बोल रहे हैं फ्रैगमेंटेड रिवर। ठीक है। तो रिवर वाटर तो डाइवर्ट होता ही है, अगल बगल के खेत में, इंडस्ट्रीज में, शहरों को पानी पहुंचाया जाता है, उसमें वाटर डाइवर्सन होता ही है। और साथ में फ्रैगमेंटेड स्ट्रीम भी होते हैं। और अगर डैम बना दिए हैं, उनके वेलोसिटी को रोक लिए, पानी को स्टोर कर लिए हैं, तो इससे क्या होता है, उनमें सेडिमेंटेशन होने लगते हैं। तो एक बच्चा अभी कोई हमको देख लेना है, हमको लग रहा आदित्य लिखा था उसमें, सॉइल इरोजन, पॉपुलेशन गेट्स डिस्प्लेस, वेरी गुड, रिवर वाटर गेट डाइवर्टेड, ये सब हम लोग को कल ही ये सब पॉइंट हम लोग लिखे थे, आज भी नोट डाउन कर लेंगे। और जो हम फ्रैगमेंटेड स्ट्रीम के चलते क्या होता है, उसमें सेडिमेंट जो होते हैं वो जमा होने लगते हैं। और नतीजा क्या होता है, स्ट्रीम बेड का थिकनेस बढ़ने लगता है, और वो शैलो होने लगते हैं। नदी छिछला होने लगता है गहरा होने की जगह, क्योंकि उनकी वेलोसिटी को रोक दी गई है। डैम आगे, डैम रोक दिया उसके पानी के फ्लो को, और डैम तक पानी जाके रुकने लगा है, तो सेडिमेंट भी डैम के आसपास में जाके जमा होने लगता है, और उसके जो बेड का थिकनेस है वो बढ़ने लगता है। और नतीजा क्या होता है, आने वाले दिनों में अगर लगातार बहुत तेज बारिश हो गई, हेवी रेनफॉल हो गया, तो पहले से ही सेडिमेंट है, पहले से ही पानी है, और अभी नया पानी जो बारिश का है लगातार, मान लो एक दिन, दो दिन, तीन दिन तक अगर पानी बरसा है मानसून में या साइक्लोनिक कंडीशन में, तो सारा का सारा पानी नदी में पहुंचता है, और उसके चलते जो है फ्लड, फ्लड का कंट्रोल करना तो दूर, अब वो अनकंट्रोल्ड फ्लड में कन्वर्ट होता है। तो ये सारे जो है एक डीमेरिट है। small fund may become a bigger flood due to poor management and poor sedimentation मैनेजमेंट। सेडिमेंटेशन मैनेजमेंट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो फ्लड आए हैं। ठीक है, तो ये सब डीमेरिट है। और एक और जो गरीब विलेजर्स होते हैं, उनको वहां से, गांव से जो है बहला फुसला के उनका कागज ले लिया जाता है, बहुत सारे झूठे वादे कर दिए जाते हैं, नौकरी देंगे, जमीन देंगे, परिवार को जो है सुख समृद्धि मिलेगा, और प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पर उनको बिजली मिलेगा, पानी मिलेगा, बड़ी सपने दिखा के उनसे जमीन हथिया लिया जाता है। तो पॉपुलेशन जो होते हैं, गांव के साधारण लोग, सीधे साधे लोग जो होते हैं, वो कभी कभी जो है इन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में कुछ बिचौलिए, कुछ दलाल होते हैं, ये लोग जो है उस समय वो जमीन को जो है अदला बदली करने में वो मदद करते हैं गवर्नमेंट को। उधर गवर्नमेंट के एजेंट के तरफ से भी उनको कमीशन मिल जाता है, और इधर से भी जो है उनको क्या होता है, कंप्लीशन जो होते हैं, एक डैम बनने का वर्क को जो है हम लोग बोल रहे हैं, एक जगह डैम प्रपोज हुआ, डैम बना, और उसमें जो है पूरा का पूरा डैम का जो पर्पस है, वो सारे चीज को हम लोग बोल रहे हैं। आयुष के तरफ से भी आ गया आंसर, डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, वो जो है टाइप करके अपने आंसर भेज दिए हैं, बहुत सारे पॉइंट है। तो यहाँ हम बोल रहे हैं
इनको जो है एक जगह से दूसरे जगह में जो है कहा जाता है कि आप दूसरे गांव चले जाओ और कोई दूसरी जगह चले जाओ, और इस तरह से उनको अपने ओरिजिनल लैंड और अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टी को जो है खो देना पड़ता है। तो ये सारे जो है कुछ प्रॉब्लम है, डिसएडवांटेज है। और क्या है, नेक्स्ट है एक्वाटिक लाइफ। एक्वाटिक लाइफ इज अफेक्टेड। और ये जो है जो कि एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स है वाटर में, उनका हैबिटेट जो होते हैं वो अपने हैबिटेट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। उनको पानी का लेवल, पानी का स्ट्रीम फ्लो, और उसमें पानी में उनके लिए जरूरत का ऑक्सीजन होता है, जिसको बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो वो भी ऑक्सीजन लेके जिंदा रहते हैं पानी में। तो उनको वैसा पानी चाहिए जिनकी गहराई और जिनके स्ट्रीम वेलोसिटी, जिनमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी, ये सब देखते हुए वो अपना हैबिटेट को जो है चुनते हैं। लेकिन अगर हम डैम बना दिए हैं तो उसमें ज्यादा पानी हो गया। अगर हम डैम के दूसरी तरफ देखें तो उधर में पानी कम हो जाता है, डाउन स्ट्रीम जो है वहाँ पानी कम है, अप स्ट्रीम जो है पानी रोक देने की वजह से वहाँ पानी के लेवल ज्यादा है। नतीजा दोनों ही तरफ से जो है एक्वाटिक स्पीसीज को एडजस्ट करना पड़ता है। और जब उनके बच्चे जन्म लेने वाले होते हैं तो वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। वो अपने मेल और फीमेल्स जो होते हैं स्पर्म्स और एग्स को जो है ओपन एनवायरनमेंट में जो है वो रिलीज कर देते हैं, यानी वाटर में वो रिलीज होते हैं। उसी में उनका यूनियन होता है और उनकी अगली पीढ़ी जो है, स्पॉनिंग बोलते हैं इस एक्टिविटी को, जो है तो उनका स्पॉनिंग सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे हम एक वर्ड लिख देंगे, वर्ड लिख देंगे aquatic life is affected, एक वर्ड लिख देते हैं। तो स्पॉनिंग इज अफेक्टेड, और जो उनकी अगली पीढ़ी है उनको जन्म लेने के जो कंडीशंस चाहिए, नेचुरल कंडीशंस, वो अफेक्ट होता है। तो जो न्यू बॉर्न जो फिश है उनके लिए दिक्कत है। और समझ लो कि स्पॉनिंग मतलब एक तरह का मैजिक है। मतलब समझ लो कि वो जो मेल फिश है और फीमेल फिश है, उनके स्पर्म्स और एग्स बाहर में, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, वो वहां पे जो है जाइगोट बना रहे हैं। और वो लाइफ, मतलब जो है लाइफ, उनमें लाइफ एंटर हो रहा है और वो अलाइव हो जाते हैं और आगे की पूरी जिंदगी जिएंगे। तो ये सारा एक्टिविटी एक मैजिक की तरह हमें लगता है। तो समझ के रखो कि इतना खास, मतलब जो है एक फिनोमिना को जो है हम डैम बना के उनके लाइफ में जो है इंटरफेयर कर रहे हैं। तो स्पॉनिंग बहुत स्पेशल या बहुत खास फिनोमेना है जिनमें उनकी अगली पीढ़ी जो है तैयार होती है, और वो हम डैम बना बना के उनके लाइफ में हम इंटरफेयर कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये बुक में भी मिलेगा। और अभी हम जस्ट बता रहे थे कि ये जो है रिवर वाटर गेट्स डाइवर्टेड और फ्रेगमेंटेड। ये फ्रेगमेंटेड की वजह से ही रिवर में सेडिमेंटेशन प्रोसेस कहीं बढ़ जाता है। सेडिमेंटेशन जमा ज्यादा जल्दी जल्दी बालू जमा होते हैं क्योंकि पानी आगे जाके रुक जाता है। और जितना उसमें सेडिमेंट है वो ट्रैवल करके आके एक जगह अगर रुक जाता है तो इसके चलते जो है थिकर स्ट्रीम बेड एंड सैलोअर जो है कोर्सेस ऑफ रिवर होते हैं। और ये आगे चल के किसी ना किसी, 1 साल 2 साल भले हम बच जाए, लेकिन कुछ साल बाद जरूर हमको फ्लड का शिकार होना पड़ता है। ये सारे चीज जो है, कल एक चीज और हम लोग डिस्कस किए थे और वो था इंटर स्टेट डिस्प्यूट एंड इंटरनेशनल डिस्प्यूट। कभी कभी एक ही नदी 2 कंट्री और 3 कंट्री से होके गुजरती है, और तीनों कंट्री जो है उसमें जो है कभी कभी एक दूसरे के साथ एक झगड़ा करने का उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। खास तौर पर कहीं अगर डैम बनाए गए हैं, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश, ये अक्सर न्यूज में तुमको सुनने मिलेगा।
तो इंटरनेशनल डिस्प्यूट तो है ही, साथ में इंटरस्टेट डिस्प्यूट भी है। तो इंडिया में जो है एग्जाम्पल भी मौजूद है कि यूपी और बिहार और बंगाल में से होके गंगा नदी आगे बढ़ गई है, और अगर यूपी में डैम बनता है तो बिहार और बंगाल इमीडिएटली दिल्ली में लेटर लिखते हैं कि भाई यूपी में डैम बन रहा है और इसमें पानी रोक दिया जाएगा, तो बिहार और वेस्ट बंगाल में इरिगेशन अफेक्टेड होगा। इमीडिएट गवर्नमेंट फिर जो है यूपी गवर्नमेंट को डैम के सामने जाके जो है उनसे प्रॉमिस करवाते हैं भाई डैम बनाओ, लेकिन उसके बाद जो है वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट को जो है फॉलो करना है। ऐसे ही कर्नाटका और तमिलनाडु और केरला और आंध्र प्रदेश, ये साउथ इंडियन स्टेट्स में भी पेनिनसुलर रिवर्स है, और वहां पे भी हमको पता चलता है कि कोई ना कोई स्टेट्स में कंप्लेन है रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ द कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर और कावेरी रिवर। ये तीन मेजर रिवर्स है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और इनके ट्रिब्यूटरीज। वहां अगर कोई मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनता है तो वहां पे भी हम लोग को कंप्लेन मिलता है। तो इंटरस्टेट डिस्प्यूट एंड इंटरनेशनल डिस्प्यूट आर वन मोर डिसएडवांटेज ऑफ। और ये जो है हमको आयुष का तरफ से पूरा कंप्लीट आंसर जो कल हम बोर्ड में लिखवाए थे वो इसको जो है लिख भी दिए हैं कि फ्लड कंट्रोल एक वर्ड लिखे थे, फ्लड कंट्रोल इज लॉ। ये वाला आयुष जो है ये वर्ड को ध्यान रखो। लॉस है मतलब इसका मतलब है कि हम नहीं कर पा रहे हैं फ्लड कंट्रोल। हमारे हाथ में जब खबर आता है कि बहुत तेज बारिश हो रही है तो वैसी स्थिति में हम मजबूरी में आके गेट खोल देते हैं, और हम ये जानते हैं कि ये सारा पानी अगर हम छोड़ देंगे तो डाउन स्ट्रीम जो है लोगों का नुकसान होगा। हम तभी लोगों को जान बचाने का हिदायत देते हैं, लेकिन उनके प्रॉपर्टी को हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। सोचो कि तुम्हारे घर में गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट है, तुम्हारा वैल्यूएबल सर्टिफिकेट्स है, और तुम्हारे मान लो कुछ भी, मान लो घर में जो अपना तुम्हारा जरूरत का सामान है वो सब फ्लड अफेक्टेड अगर हो जाता है, तुम तो भाग गए वार्निंग सुन के और तुम भूल गए कि तुम अपना मोबाइल नहीं लाए हो, तुम चार्जर नहीं लाए हो, तुम्हारे कुछ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, कुछ वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स थे, बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट थे, और वो घर में ही छूट गया। तो फ्लड के बाद आके वापस घर में देखते हो कि सब खराब हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं। तो इस तरह का लॉस भी होता है। और यही है कि जब फ्लड कंट्रोल लॉस होता है तो उसके चलते जो है बहुत सारे डैमेजेस होते हैं, लोगों की जान भी चली जाती है और साथ में उनके प्रॉपर्टीज भी जो है वो भी डैमेज होते हैं। और ये एक प्रॉब्लम है पॉपुलेशन। अभी हमने कहा था कुछ एजेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट के तरफ से उस समय खुले वाले गांव वाले को पहला बुतला के उनकी जमीन जो है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए लिखवा लेते हैं। तो ये जितना मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बना 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले, उनका आज बहुत सारे डीमेरिट अब दिख रहा है। वो जो लोगों को प्रॉमिस किया गया था लोगों को कि डैम बनेगा, नौकरी देंगे, जमीन देंगे, यहाँ बहुत सारे प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुए, सरकार बदल गई और लोग जो है इंतजार करते 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 थक गए। बस सरकारी ऑफिस जो है कभी जो है इन लोगों का एक्चुअल हेल्प कभी नहीं कर पाए। सब ब्लेम करते थे हमारे पास भी मजबूरी है, हम लोग ये जो है हम लोग को आदेश नहीं है, ये तरह तरह का बात बता के जो है गांव वालों को और खुले वाले विलेजर्स को जो है हेल्पलेस कंडीशन उनकी बढ़ा दी गई है। तो ये सारे डीमेरिट्स हम लोग पढ़े हैं, और ये हम लोग जो है अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। अगर इन बिटवीन अगर कोई डाउट है तो वो थोड़ा बहुत डाउट तुम लोग अपना लिख के भेज सकते हो चैट में, नहीं तो हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश हुआ, छाता में हम लोग अपनी बचाव कर लिए। अब जो है नया कॉन्सेप्ट कहा जा रहा है, अब ये छाता को हम लोग जो है डिलीट करेंगे, ठीक है, छाता को हम लोग डिलीट करेंगे और उसकी जगह एक नया छाता लागू करते हैं। सेम पिक्चर है। डिलीट कर देते हैं। अब जो है, अब जो है हमको अब मेरा छाता जो है हम उल्टा कर लिए। पहला वाला डायग्राम पे बारिश हो रहा था, सारा पानी गिर गया। अब जो नया डायग्राम है इसमें जैसे रेन वाटर, अब यहाँ पे यही है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट, यही है। ये हार्वेस्टिंग वाटर मतलब है, ये एक नॉर्मल सा सिचुएशन है। अब तक लोग यही सोचते थे कि हम जो है बारिश हो रही है तो बारिश में हमको छाता लेके जाना है और हमको जो है बचना है बारिश से। बहुत अच्छा है, हमको छाता से जो है अपना प्रोटेक्शन, अपना सेफ्टी देखना ही है। लेकिन उसी कंसेप्ट को हम यूज कर रहे हैं कि अगर बारिश हो रही है और हम पानी को कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्ट कर ले रहे हैं और स्टोर कर ले रहे हैं, तो ये जो जमा हुआ पानी है ये हमको कल को समर सीजन में और मेरे क्राइसिस में जो है ये पानी हमको मदद करेगा। हर आदमी अगर अपने आसपास के कंपाउंड में, अपने घर में ही अगर मान लो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करता है, छत में गिरने वाला पानी को भी अगर वो स्टोर कर लेता है, केवल खर्चा थोड़ा करना है इसमें। अगर मान लो वो 10,000 रुपया खर्चा करके अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक अगर बना लेता है, गया में तो बहुत जरूरी है। गया के लोग अगर एक बार 10,000 रुपया का अगर अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक बना लेते हैं 10,000 रुपया दे के, तो वो हर बरसात में कम से कम उसमें 5 से 10 हजार लीटर का पानी जो है उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। और ये स्टोर्ड वाटर को वो फिल्टर करके साफ करके अपने मजबूरी में और अपने क्राइसिस में ये वाटर को वो यूज कर सकते हैं। तो यही है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट। आई होप इट इज क्लियर टू यू इन वेरी सिंपल मैनर। The umbrella is fine, normal condition. Now we have inverted the umbrella and we are storing the rainwater. More water. All right. So anyone explain? So, what is rainwater harvesting? Rainwater harvesting is technique of collecting and storing the rainwater. What are the objectives of rainwater harvesting?
ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अगर बरसात में जो है पानी, अगर हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं तो वो रोड में जाके जमा होता है। ऐसा कहीं देखे हो रास्ते में पानी? क्या टीवी न्यूज में देखे हो साइक्लोन आया गुजरात में और राजस्थान में और रोड में पानी जम गए थे? चलो जल्दी से एक्नॉलेज करो, कौन कौन ऐसा जानते हो कि हाँ, आयुष का एक्नॉलेजमेंट आ गया है कि रोड में पानी जमा हुआ दिखा रहा है। हाँ, गुड। आदित्य, आयुष। हाँ, वेरी गुड। तो हम लोग ये अक्सर देखते हैं कि रोड में पानी जमा हो जाता है, तो पहला ऑब्जेक्टिव वेरी सिंपल है, अवॉइड फ्लडिंग। बस अवॉइड फ्लडिंग ऑफ रोड्स। और ये सारा पानी को अगर हम मान लो कि रास्ते में नहीं जाने देते हैं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके हम अपने घर में 10,000 रुपए का टंकी बना लिए थे, तो ये सारा पानी जो है मेरे फ्यूचर में या मेरे मुसीबत में वो काम आएगा। ऑलराइट, तो ये जो है हमारे लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के एक ऑब्जेक्टिव्स हो गया। तो क्या हो जाएगा? टू सप्लीमेंट वाटर ड्यूरिंग समर सीजन। ये जो हम पानी जमा कर लिए हैं, ये वाटर मेरे लिए समर सीजन में एज ए सप्लीमेंट्री वाटर ये काम आएगा। हम पीने का काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने घर में बर्तन धोना और हम अपने घर में थोड़ा बहुत जो है गार्डनिंग कर लेना और घर का फर्श को धो लेना, ये सब काम मेरा हो जाएगा। और ये पानी को भी अगर हम सेटल होने देते हैं, थोड़ा साफ हो जाता है, तो इसको भी हम फिल्टर कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो ये दो हो गए। और क्या हो सकता है इसमें ऑब्जेक्टिव? और क्या हो सकता है ऑब्जेक्टिव? नंबर 3 क्या हो गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव? जो हम लोग पानी जमा कर रहे हैं ना, ये सारा पानी अगर हम नहीं, अगर मान लो कोई कुएं में जोड़ देते या चापाकल के साथ ट्यूबवेल के साथ जोड़ देते या उसको कोई लेक में जाके जोड़ देते, तो इससे क्या होता है, वाटर कंटेंट बढ़ता है। हमारे अंडरग्राउंड रिजर्वायर का जो पानी का क्वांटिटी है वो रिचार्ज होने लगता है और ग्राउंड वाटर एक्विफायर जो है वो मेंटेन होने लगता है। सोचो कि एक स्पंज है और वो स्पंज में तुम पानी डालते जा रहे हो, पानी डालते जा रहे हो, तो स्पंज जो है पानी से जो है भरने लगता है और उसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो उसमें पानी आने लगता है। तो हमारा अंडरग्राउंड जो हमारे जो सॉयल है, हमारा जो सरफेस है, वो स्पंज की तरह है, ये पानी सोखता है। और अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और इसको हम अलाउ कर रहे हैं अपने यहाँ के ग्राउंड वाटर को रिचार्ज होने दे रहे हैं, इससे पहले सारा पानी बह जाता था, रोड में फ्लडिंग होते थे और नदी में जाके फ्लडिंग करते थे। लेकिन अब हम लोग जो है उसको अपने आसपास के जो ग्राउंड वाटर एक्विफर्स है उसको कनेक्ट कर लिए हैं बाई वेल, ट्यूबवेल और बाई ज्वाइनिंग देम टू द लेक एंड पॉन्ड्स। लोकल लेक्स एंड पॉन्ड्स में जोड़ दिए हैं, सारा शहर का पानी अब वहां जमा होता है। और इससे क्या होता है, वो धीरे धीरे नंबर 4 ऑब्जेक्टिव क्या हो गया?
अब जितना बारिश का पानी होगा, ये अगर मान लो और छाता भर जाएगा पानी से, तो ये पानी का अगर मान लो इसमें थोड़ा सा पॉल्यूशन था, अब अगर पानी भर जाता है तो पॉल्यूशन उतना ही फिक्स्ड है, वाटर ज्यादा है, तो इसी को हम साफ पानी बोल रहे हैं। अगर मान लो कि इसमें थोड़ा सा पॉल्यूशन है, चलो थोड़ा सा पॉल्यूशन दिखा देते हैं, तो इतना ही पॉल्यूशन है, ये रेड कलर उसमें पॉल्यूटेंट है। अब इसमें हम थोड़ा और पानी जोड़ रहे हैं, इसमें और पानी भर दे रहे हैं, पानी भर दे रहे हैं, तो पॉल्यूशन जो है वो उसके जो है प्रोपोर्शन घटने लगता है, पॉल्यूशन फिक्स हो गए, पानी बढ़ता जा रहा है, तो ये पानी अब साफ पानी हो रहा है। तो यही है पॉल्यूशन, टू रिड्यूस द पॉल्यूशन ऑफ सरफेस है सब सरफेस वाटर। अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो अपने आसपास की गंदी झील और तालाब और नदी को जो है उनको साफ कर सकते हैं। और वाटर का सेल्फ क्लेंजिंग प्रॉपर्टी होता है, हम 9 में पढ़ के आए हैं that the rivers can clean themselves each year with fresh inflow of rain water। हर साल जो बारिश का पानी होता है उससे नदी खुद को ही धो लेते हैं, साफ कर देते हैं। हम जितने भी पॉल्यूशन को रिलीज करते हैं रिवर में, नया बरसात का पानी आके उनको साफ कर देता है। अब तुम एक एग्जांपल ले लो अपने घर में, तुम मान लो कि बाथरूम में आधा बाल्टी पानी में साबुन डाल दिए हो और नल खुला छोड़ दिया हो, क्या वो सोप वाटर में सोपीनेस रहेगा? या नल खुला छोड़ देने पर सारा बबल सारा झाग जो है बह जाएगा और धीरे धीरे पानी बहता जा रहा और पूरा का पूरा बकेट का पानी जो है वो साफ हो जाएगा? क्या ऐसा होता है? देखते हैं कौन रिस्पॉन्ड करने वाले हो। हाँ, तो एक दो जन जो है ये तो वही है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर होता है और अगर मान लो कि हम ज्यादा से ज्यादा पानी को स्टोर कर लिए हैं, रिचार्ज कर लिए हैं, तो हाँ, तो लिटिल बिट ऑफ सोपीनेस, लेकिन कपड़ा धुल नहीं सकता। हम साबुन डाले थे, पानी और सोप का प्रोपोर्शन को जानबूझ के जो है हम रखे थे, सफिशिएंट सोप डाले थे ताकि मेरा कपड़ा साफ हो जाए। लेकिन अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, साबुन डाल दिए हैं और नल का पानी को खुला छोड़ दिए उस बकेट में, तो सारा साबुन पानी बह जाएगा और उसमें साफ पानी जमा होने लगेगा। तो यही बात है, यही प्रॉपर्टी है, हमको समझना है कि कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हमको जो है बेनिफिट होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग अमीर और गरीब में भेदभाव करता है क्या? क्या ये बादल पहचानता है अमीर के घर में पानी बरस रहा है कि गरीब के घर में? इससे पहले हम लोग अनइक्वल एक्सेस और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर पढ़े थे और वाटर स्कैर्सिटी के बारे में पढ़े थे। लेकिन अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग है तो अमीर और गरीब आदमी दोनों के लिए बराबर का बारिश होता है और दोनों ये टेक्निक को अडॉप्ट कर सकते हैं। और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज विद इन रीच। गरीब आदमी भी अपने हिसाब से रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकता है, अमीर आदमी भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकता है। तो इट इज ए वायबल ऑल्टरनेटिव, इट इज एनवायरमेंटली सेफ एंड सस्टेनेबल। बारिश जो है अनलिमिटेड बारिश नहीं होते हैं नॉर्मली, नेचुरली। आज अगर तुमको लग रहा है ना कि फ्लडिंग हो रहा है और हेवी रेनफॉल हो रहा है, तो इनडायरेक्ट कॉज ह्यूमन बीइंग्स है। हमारी अनप्लैंड जो है लैंड यूज प्लानिंग है और हमारे अनप्लैंड ग्रोथ है, और जिसमें हम इंडस्ट्री खोल दिए हैं, जिसमें हम बिना सोचे समझे जंगल काट दिए हैं। इन्हीं कारणों से जो है आज वेदर पैटर्न में शिफ्ट हो रहे हैं और क्लाइमेटिक चेंज एक नया ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो कहीं ना कहीं आज अगर बरसात का पानी अगर एबनॉर्मली अगर कहीं हाई है और लो है, तो उसका इनडायरेक्ट कॉज ह्यूमन बीइंग है। अदरवाइज रेनफॉल इज ए सस्टेनेबल मैकेनिज्म। जितना इवापोरेशन होता है उतना क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, उतने सैचुरेशन हुए और वहाँ कन्वेक्शनल रेनफॉल हो जाता है। इक्वेटोरियल एरिया में रोज बारिश होती है, रोज कन्वेक्शन से जो है इवापोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है और फिर प्रिसिपिटेशन हो जाता है। वो एक सस्टेनेबल सिस्टम है। लेकिन हम पूरे अर्थ में सब जगह गड़बड़ी कर दिए हैं।
और सेल्फ सस्टेनिंग और सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म को जो है हम हैम्पर कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं या उसको मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें उनका कंसिक्वेंस देखने मिल रहा है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है सिंपल बात है, इट इज अ टेक्निक ऑफ स्टोरिंग एंड कलेक्टिंग रेन वाटर। द ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी सिंपल टू अवॉइड द फ्लडिंग ऑफ रोड, जल्दी से जल्दी याद हो जाएगा पॉइंट, और सप्लीमेंट वाटर ड्यूरिंग समर एंड ड्राई सीजन या एट टाइम्स ऑफ आवर नीड, हमारे क्राइसिस में। और ये ग्राउंड वाटर एक्वीफर को रिचार्ज करता है। एक्वीफर क्या है, व्हाट इज एक्वीफर? जो सॉयल है ना उसमें हम ज्यादा से ज्यादा अगर पानी डालेंगे तो थोड़ी देर बाद अंडरग्राउंड वाटर में भी एक जगह से दूसरी जगह हॉराइजेंटल फ्लो होते हैं, और ये हॉराइजेंटल फ्लो जो होते हैं वो लोकल सी लेवल को ढूंढता है, पानी नीचे नीचे। अंडरग्राउंड से भी गया का जो भी बरसात होता है उसका सारा का सारा मूवमेंट अल्टीमेटली फल्गु रिवर की तरफ ही होगा। और ये जो है इसको हम लोग बोल रहे हैं एक्वीफर मीन्स फ्लो ऑफ वाटर बिलो द सरफेस। तब होता है जब वो पूरा का पूरा वाटर टेबल सैचुरेटेड कंडीशन में है और वो बिल्कुल इंटैक्ट है तो वो फ्लो कर जाएगा। अगर वाटर टेबल ड्रेन्ड आउट हो गया है, वो सारा पानी अंडरग्राउंड वाला हम लिफ्ट कर लिए, खत्म कर लिए हैं, तो एक्वीफर सूखने लगते हैं। सीधा सा बात है, कभी कभी हम लोग यहाँ देखते हैं कि गया में जमीन के अंदर वाला बोरिंग वाला पानी भी सूख गया है। वो सूख गया है मतलब वो और बॉटम लेयर्स में चला गया। हम लोग बोरिंग वाला पाइप जितना इंसर्ट किए थे बोरिंग करके, अब पानी उससे नीचे लेयर तक चला गया है। क्यों? सारा पानी खींच लिए हैं और वो सूख गया है। तो एक्वीफर जो है वो अपना लेवल बदलता है। बरसात में ये ऊपर आते हैं और ड्राई सीजन में ये नीचे चले जाते हैं। अब फिर तुम लोग को वही हम एग्जांपल दे रहे हैं कि जो एक गैलन है और उसमें पानी का लेवल जो है घटते हुए देखे हो। जो आजकल गैलन 20 लीटर वाला है और डिस्पेंसर है और उसमें हम इन्वर्ट करके रख देते हैं, तो उसमें पानी का लेवल जैसे जैसे घट रहा है, समझ लो जमीन के नीचे वाला पानी भी जो है लोअर लेयर्स में चला जा रहा है। और इसी के चलते जो है उनके एक्वीफर डिस्टर्ब हो रहे हैं, फ्रेगमेंटेड हो रहे हैं या फ्रेजाइल हो रहे हैं। ठीक है, चलो तो आज जो है एक टॉपिक, सिंपल टॉपिक पढ़ लिया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और ये हम लोग अमीर गरीब दोनों के लिए बराबर का ऑप्शन है और अल्टरनेटिव है, और ये एनवायरमेंटली सेफ सस्टेनेबल है। ये सारे इनके एडवांटेजेस है। आगे हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि राजस्थान के लोग या हिमालय में, हिमाचल में या अलग अलग इंडिया के प्रांत में कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। तब तक तुम लोग बुक रीडिंग भी कंटिन्यू करना। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।